दुनिया में सबसे मुश्किल काम है प्रॉफिट बर्दाश्त करना। तो स्टॉक मार्केट्स आर मैजिकल, लेकिन इट टेक्स टाइम। बहुत सारे लोग लॉस का ब्लेम जो है कहीं ना कहीं किसी और पर डालना चाहते हैं। अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? ऑप्शन एक ऐसा बिजनेस है जिसका बेसिक स्वरूप ही यही है कि वो अनप्रोफेशनल के हाथ से पैसा लेकर प्रोफेशनल के हाथ में दे देता है। कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप चार्ट्स नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। स्टॉक मार्केट की आपकी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हुई? जब ये हर्षद मेहता का मतलब ये देखिए उस समय बहुत पॉपुलर हुए हर्षद मेहता, और एक मैगजीन शुरू हुई थी बिजनेस टुडे। तो बिजनेस टुडे का जो पहला एडिशन था वो मुझे आज भी याद है। उस पर हर्षद मेहता की तस्वीर थी। मैं शायद 5th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा या 6th में रहा हूँ, मुझे याद नहीं। और उसमें एक लेक्सस गाड़ी उन्होंने खरीदी थी जो उस ज़माने में शायद 50 लाख रुपए की थी। तो उसके साथ उनकी तस्वीर छपी थी। दैट इज़ द अर्लीस्ट कनेक्शन जो स्टॉक मार्केट से मुझे याद आता है। इसके अलावा मेरी मदर जो हैं वो हमेशा से शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड रही हैं, क्योंकि मेरे जो मदर की पूरी फैमिली है वो स्टॉक मार्केट्स में रही हैं। मेरे जो नाना जी थे वो शेयर बाज़ार में बहुत बड़े ब्रोकर थे, और उनके फादर भी स्टॉक मार्केट में थे। तो इस वजह से क्या है कि एक वो फैमिली में एक्सेप्टेंस थी, और मेरी मदर के इंटरेस्ट की वजह से मेरा भी इंटरेस्ट था। मैं उनको देखता था इन्वेस्ट करते हुए, ट्रेड करते हुए। और उस दौर में क्या था कि ट्रेड करना और इन्वेस्ट करना वाज नॉट इजी, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। दाम भी देखिए अखबार में छपते थे, 2 दिन बाद आपको पिछले 1 दिन पहले का दाम पता लगता था। तो अखबारों में देखते थे कि अच्छा इस शेयर का भाव क्या है, तो वो अखबार में देखती थी, मैं साथ में देखता था। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे इसमें काफ़ी एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। मुझे याद है एक किताब मैंने पढ़ी थी, पीटर लिंच की किताब आई थी, और वो शायद उसी दौर में, शायद उसके कुछ साल बाद ही वो किताब मैंने पढ़ी। और किताब पढ़ी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि इतना वेल्थ बन सकती है, इतना पैसा बनता है। हालांकि देखिए मेरी फैमिली में जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, दे वर ऑल ब्रोकर्स। तो ब्रोकिंग एज अ बिजनेस नेवर एक्साइटेड मी। मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि जो सजेशन मिलता था उस समय, जब मैं कहता था मैं शेयर बाजार में कुछ करूँगा, तो सबका ये कहना था भी तुम शेयर ब्रोकर बन जाओ, क्योंकि ट्रेडर बन के आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, इन्वेस्टर बन के कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही उस समय नहीं था। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी भी ब्रोकिंग एज अ सर्विस या इस सब चीज़ों में नहीं था। तो हमेशा से इंटरेस्ट ये था कि कुछ अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो वो चलता रहा। फिर काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में आए, कुछ ऐसे फेरबदल हुए। इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। तो फिर मैंने शुरू किया। कुछ फैमिली वेल्थ थी, कुछ फैमिली का पैसा था, उससे शुरू किया। धीरे धीरे करके वो काफिला चलता रहा, और धीरे धीरे करके आप देखिए वो सफ़र चलता रहा, काफिला बनता रहा, और निवेश होते रहे। तो मैंने हमेशा देखिए फोकस रखा ऑन लर्निंग, एंड दिस आई थिंक इज बीन माई मैं कहे कि हैज़ बीन माई कैरेक्टर ऑलवेज टू लर्न एज मच एज आई कुड। तो उस समय देखिए टेक्निकल एनालिसिस, मैंने सबसे पहले जो किताब मेरे हाथ पड़ी थी वो मार्टिन प्रिंग की बुक थी, टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन। तो वो किताब मैंने पहली बार टेक्निकल एनालिसिस पर पढ़ी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। फिर उस पर काफ़ी रिसर्च करी, बहुत कुछ पढ़ा, और फिर मुझे समझ आया कि भाई देखिए और उससे पहले आई वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड टू फंडामेंटल्स। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट। तो मुझे वही चीज़ ज़्यादा एक्साइटिंग लगती थी, क्योंकि भाई सबकी इंस्पिरेशन शुरू में वॉरेन बफेट ही होते हैं। तो वॉरेन बफेट को देखा और बाकी लोगों को देखा तो लगता है कि वही सही तरीका है। बट आई रियलाइज कि उस समय का इंडियन मार्केट बहुत अलग था। वहाँ पर जो आप फंडामेंटली कंपनी के नंबर देखते थे उस पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते थे। कंपनियाँ बहुत अच्छी होती थी लेकिन उनके शेयर नहीं चलते थे। सो दैट इज़ हाउ आई रियलाइज कि भी टेक्निकल एनालिसिस गॉट अ ह्यूज रोल। तो धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो गया मैं टुवर्ड्स टेक्निकल्स। आई स्टार्टेड यूजिंग इट। फिर देखिए जो शुरू में सबके साथ होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे लिए अच्छी बात ये हुई, और मैं मानता हूँ कि अब एज अ ट्रेनर आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगता है कि जिन भी ट्रेडर्स को शुरू में सफलता मिलती है दे टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल। सो लकीली फॉर मी आई गॉट एन ब्रेक, जिसको मैं कहता हूँ कि शुरू में मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और उसकी वजह ये थी कि बिकॉज ऑफ दैट कि आइडिया यही था कि अपना पैसा मैनेज करेंगे। तो ट्रेडिंग, ऑफ कोर्स आई वॉज ट्रेडिंग, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑलवेज सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग। तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि भाई इन्वेस्टिंग में क्यों ना चार्ट्स देखे जाएं। उस समय तक का कॉमन एक्नॉलेज्ड या एक्सेप्टेड जो विजडम था वो ये था कि ट्रेडिंग में आप चार्ट्स देखिए, इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल्स देखिए।
तो मैंने सोचा कि नहीं, चार्ट्स लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग में भी देखने चाहिए, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट फॉर माई ओन इन्वेस्टमेंट्स। और शुरू में मुझे मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली अच्छे थे लेकिन जिनके चार्ट्स भी अच्छे थे। तो चार्ट पर एक धीरे धीरे करके मॉडल इवॉल्व हुआ और उसमें मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मुझे याद मतलब मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई जो पहला स्टॉक जिसने मेरी लाइफ बदल दी दैट इज बॉश। उस समय उसका नाम माइको होता था। तो माइको के प्राइस से, माइको जब मैंने इन्वेस्ट किया उसके बाद माइको की कीमतें बढ़ी और माइको इस तरह से, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही चलता रहा। तो जो कॉन्फिडेंस आपको शुरुआती दौर में मिलता है जब आपको वो इनिशियल सक्सेस मिलती है, दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो उससे जो सफलता मिली तो एक आपको लेगअप मिल जाता है। इस दौरान क्या है कि जब आप किसी चीज़ में सफल हो जाते हैं तो उसके बाद आप कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो नहीं होते हैं तो जो नहीं चला उसको मैं छोड़ता चला गया, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, रियल लगा, उसको मैं फॉलो करता चला गया। धीरे धीरे करके आप वहाँ पहुँच जाते हैं जो आपकी साइकोलॉजी और आपकी सोच के साथ मेल खाता हुआ आइडिया होता है। तो जो मुझे सक्सेस मिली दैट इज़ इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी कंपनीज यूजिंग टेक्निकल्स। तो मैंने एक मॉडल इवॉल्व किया, आज भी लगभग वही मॉडल है। ऑफ कोर्स विद टेक्नोलॉजी, विद डेटा। आज के दिन देखिए डेटा इतना अवेलेबल है, आप 50 साल की भी बैक टेस्टिंग करना चाहें, दुनिया के किसी भी बाजार की बैक टेस्टिंग करना चाहें तो 2 मिनट में हो सकता है। और उस दौर में मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर लिया था तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था। भाई कई सारे फ़ोन करने पड़े थे, दिल्ली में कोई वेंडर नहीं था, कलकत्ता में वेंडर था, तो बड़े संघर्ष थे उस समय। आज आप देखिए एवरीबडी इज़ गॉट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो समय बदल गया और उसके कारण अब तो आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो उसके कारण ये जो पूरा ट्रेड है दिस हैज़ इवॉल्व्ड इन अ वेरी बिग वे। तो लेकिन जो मॉडल है एसेंशियली, वो जो मॉडल है, वो जो सोच है, वो आज भी वही है जो उस समय थी जब मैंने अपना करियर शुरू किया। फिर उसके बाद वंस माई इन्वेस्टमेंट्स टुक ऑफ, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ट्रेडिंग में था। और मैं ये मानता हूँ कि भाई देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको ट्रेड करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इज एसेंशियली अ पैसिव एक्टिविटी जिसमें कि आपको एक डिस्टेंस रखना पड़ता है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप रोज़ रोज़ उसके साथ कुछ करते रहेंगे तो आप उसको ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि भाई कुछ डिस्टेंस उसके साथ रखा जाए। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, मतलब जैसे एक एनालॉजी ऐसे इसको समझें कि भाई इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट होती है और ट्रेडिंग से इनकम जनरेट होती है। तो दोनों चीज़ों की भूमिका है और दोनों चीज़ें करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो देखिए हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे आप शेयर बाजार को वक्त दे पाते हो या न दे पाते हो, आप पेशे से डॉक्टर हो, वकील हो, कितने बिजी हो, इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स कैन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो एक छोटा सा पैसा कभी डाला हुआ बाद में चलकर वो इतना बड़ा हो जाता है। कितनी सारी कहानियां हम सुनते हैं कि भाई हमारे पास LNT के शेयर्स थे, कहीं पड़े हुए थे, दादाजी ने खरीदे थे, चाचा जी ने खरीदे थे, आज उसकी इतनी वैल्यू है। तो वो इसलिए हो पाई क्योंकि आपने पैसिवली उसको होल्ड किया। तो स्टॉक मार्केट का जो रियल मैजिक है वो है कि एक छोटी सी पूंजी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है इन अ सिंगल लाइफ टाइम। ये जो चीज़ है दिस इज समथिंग जो आज भी मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट करता है। मैं कहानियाँ ऐसी सुनता हूँ, लोगों को देखता हूँ, अपने जीवन में देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको लेकर के जो पैशन है दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स मी। तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग मैंने बहुत शुरू में ऑप्शंस ट्रेड करने शुरू किए और उस समय ऑप्शन इतने पॉपुलर नहीं थे और ना ही उतने लिक्विड थे। लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस में ट्रेड किया करता था 2008 में 9 में, और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी उनमें नहीं रहती थी। आज के मुकाबले आप देखें तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ही लिक्विडिटी नहीं थी। इंडेक्स में फिर भी थी, स्टॉक ऑप्शंस तो बिल्कुल ही लिक्विड उस ज़माने में होते थे। एक समय था कि स्टॉक ऑप्शंस अमेरिकन होते थे, बाद में चलकर स्टॉक ऑप्शंस यूरोपियन हुए, उसके बाद उनमें लिक्विडिटी बनी। तो उस ज़माने से मैं ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस इज़ अनदर कॉन्सेप्ट जो कि इज़ वेरी पावरफुल। ऑप्शंस आपके गेम की साइज़ को बढ़ा सकता है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत छोटी सी पूंजी के साथ शुरू कर रहे हैं और आप ऑप्शन में सफल हो जाते हैं तो ऑप्शन में ताकत है कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। लेकिन इफ़ इट इज़ गॉट पावर, इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि आपको कहीं से कहीं उतार भी सकता है। इसलिए ऑप्शंस को बहुत सेफली और बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। तो ऑप्शंस के साथ भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग तरह से ट्रेड किया, और मुझे लगता है कि वही तरीका है सीखने का। यू हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स बट यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू आर गुड एट।
तो जैसे ट्रेडर शुरू करता है, उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपको कहीं सफलता मिल रही है, लेकिन आपने सुना कि एक नया आइडिया है, तो आपने जो अच्छा चल रहा था उसको छोड़ दिया, कुछ नया प्रयोग में लग गए, तो जो अच्छा चल रहा था वो भी छूट गया। तो आपकी साइकोलॉजी से जो चीज़ मेल खाती है उसके तरफ फोकस्ड होना चाहिए। दूसरी बात है, यू शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल, कि भाई पैसा बन रहा है कि नहीं। मैं इतने ट्रेडर से मिलता हूँ, एक साहब मुझे हाल में मिले, मैंने मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप कब से ट्रेड कर रहे हैं, मैंने कहा मैं शायद 2002 से ट्रेड कर रहा हूँ। तो कहते सर मैं तो 1991 से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर फिर तो बड़ा पैसा बना होगा, आप 91 से ट्रेड कर रहे हैं, उस समय अगर आपने कुछ भी खरीद लिया हो और उसके बाद तो बाजार इतना बढ़ा तो बहुत पैसा बना होगा। तो कहते सर कहाँ पैसा बना, जब 91 में हमने पैसा खोया, उसके बाद केतन पारिक का समय आया तो हमने तब उसमें पैसा खोया, फिर हमने 2006 में पैसा खोया, 2000, तो लगातार दैट पर्सन वॉज लूजिंग मनी। लेकिन 91 to 23 वो लगातार ट्रेड कर रहे हैं। देखिए कोई आप कारोबार आज शुरू करें, उसमें 6 महीना न चले, वो मान लीजिए आपने दुकान लगाई, 6 महीने तक कोई आया नहीं, तो 7वें महीने आप छटपटाने लगेंगे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, कुछ इसमें चेंज करते हैं, इसका वास्तु चेक करवाते हैं, या हो सकता है प्रोडक्ट मिक्स बदलते हैं, या फिर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ है जहाँ सालों साल पैसा खोने के बावजूद भी आदमी ट्रेड करता ही रहता है। उसकी वजह यह है कि दे आर, मतलब एसेंशियली वो आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे हम पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा कमाने से ज़्यादा और फैक्टर्स हैं जिसके लिए वो व्यक्ति ट्रेड करता है। द मोमेंट यू आर फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी, ट्रेडिंग बिकम्स बोरिंग एंड ट्रेडिंग बिकम्स सिंपल। तो देखिए होता क्या है कि सब लोग इसमें एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, बहुत कुछ नहीं सीखा है, नए नए आए हैं, वो आमतौर पर इसमें एक्साइटमेंट ढूंढते हैं और ट्रेडिंग आपको ज़बरदस्त एक्साइटमेंट देता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि जैसे अब मान लीजिए आप शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब पर, आजकल यूट्यूब का चलन है, तो शॉर्ट्स देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक शॉट बड़ा इंटरेस्टिंग आया, दूसरा बोरिंग आया, फिर तीसरा ठीक ठीक था, चौथा इंटरेस्टिंग आया, तो आपको ये नहीं पता होता कि अगला शॉट इंटरेस्टिंग होगा या बोरिंग होगा। ये जो जिज्ञासा है कि अगला कैसा होगा, ये आपको घंटों शॉट्स देखने के लिए मजबूर करता है। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है, दिस वर्क्स इन ट्रेडिंग। आप एक ट्रेड लेते हैं, उसमें हल्का सा प्रॉफिट हुआ, आपका थोड़ा मनोबल बढ़ा, आपने कहा अगला देखता हूँ, अगले में नुकसान हुआ तो लगता है अगला शायद ठीक होगा, तो वो जो अगले में कुछ अच्छा होगा, ये जो सोच है, दिस इज व्हाट कीप्स यू एट ट्रेडिंग। लेकिन इसके पीछे कोई प्लान नहीं है, आप ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं हुए, आपने कोई लॉजिक डिफाइन नहीं किया। अब देखिए कई लोग आते हैं, मैं उनकी पोजीशंस देखता हूँ तो कहते हैं सर हमारे पास 10 लॉट इसके थे, 5 लॉट हमारे पास इस शेयर के थे, निफ्टी के हमारे पास ये पोजीशन थी। तो मैंने कहा यहाँ इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए क्या पहले का कोई ऐसा अनुभव आपका रहा है कि आप 10 लॉट ट्रेड कर सकें या 5 लॉट ट्रेड कर पाएँ? भाई मान लीजिए आप लॉयर हैं और आप कहें मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में जिरा करूँगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई तुम्हारा क्या अनुभव रहा है, क्या तुमने कभी किसी सेशन कोर्ट में कभी हाजिरी दी है? तो बिल्कुल वही यहाँ पर मामला है कि आप सीधा जो है सोचते हैं कि मैं सर्जरी करूँगा ओपन हार्ट, और आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे सफल होंगे? तो इसमें ज़रूरी ये है कि यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो जो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, प्रॉफिट पर फोकस्ड रहते हैं, इसको एक बिजनेस समझते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। और इसमें तो देखिए ऐसा पैसा है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। और कई बार मैं ये कहता हूँ कि भी देखिए आप और मैं जिस देश में रह रहे हैं, अगर हम अपने आसपास देखें जिस तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं शेयर बाजार नहीं बढ़ेगा, तो मतलब यू शुड थिंक अबाउट कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। मतलब गिव मी वन गुड आर्ग्यूमेंट कि अगले 10 साल में इंडियन मार्केट्स नहीं बढ़ेंगे, तो यू डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट। बढ़ेंगे इसके तो मैं आपको 10 कारण बता सकता हूं, क्यों नहीं भारत का बाजार बढ़ेगा इसका कोई आर्गुमेंट नहीं। तो आप हमारे आसपास देखिए जो कंप्लायंस के स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी को हमने एम्ब्रेस किया है, भारत में हर व्यक्ति स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है। अभी आपने कोविड के समय देखा किस तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए वैक्सीन दी गई थी। हर व्यक्ति के पास आज आधार कार्ड है, हर व्यक्ति सरकारी पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जीएसटी आ गया है, यूपीआई आ गया है। तो आप देखिए ये जो बदलाव हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज में इस स्पेस पर नहीं हुए थे। तो एक दौर था यूएस में, जब 1929 में यूएस में ग्रेट क्रैश हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा कि हमारी इस बर्बादी की वजह शेयर बाजार है और स्टॉक मार्केट के एक्सेसेस हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी नीचे गई। तो एक पूरी जनरेशन यूएस में थी जिन्होंने शेयर बाजार को बड़ा नेगेटिव लाइट में देखा
जब वो जनरेशन ख़त्म हुई उसके बाद जाकर के यूएस में स्टॉक मार्केट्स का रिवाइवल हुआ और लोगों में इक्विटी कल्चर आया, 401 के अकाउंट्स आए और जिसने पूरी देश को जो है शेयर बाजार में आ गया और वही उनकी सफलता की वजह बनी और उस समय यूएस बिकेम अ सुपर पावर। तो आप देखिए वो सेम चीज़ हमारे देश में हो रही है। आज इक्विटी कल्चर कैसे फैल रहा है, आप देखिए किस तेजी से युवा लोग शेयर बाजार में रुचि ले रहे हैं। आप दो उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देखते हैं कि कैसे यंग लोग जो हैं, जो पहले सोचते थे कि भाई हम इंजीनियर बन के किसी कंपनी में काम करेंगे, वो चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग करें और उससे इनकम जनरेट करें और हम वेल्थ क्रिएट करें और हम बहुत बड़ा कुछ अचीव करें। तो ये बहुत बड़ी एक तस्वीर है, एक सोशल चेंज है और साथ में एक इकोनॉमिक चेंज है। और अगर हम लोग लकी हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री देखें भारत के बाजार की, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है, तो इट हैज़ बीन इन अ कंटिन्यूअस बुल मार्केट। लगातार बढ़ रहा है बाजार और लगातार बढ़ते बाजार में क्या है कि अगर आप फिर भी उस पर सवाल ही खड़ा करते रहेंगे हर स्टेप पर, तो क्या है कि यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट। हमें लगता है कि हम खरीदेंगे और देखना गिर जाएगा। अच्छा, अगर आप पैसा भी डाल रहे हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों ने क्या किया है कि शेयर बाजार में बहुत समय से हैं लेकिन बहुत कम पैसा डाला। मान लीजिए आपके पास उस समय आपकी नेटवर्थ थी कोई 1 करोड़ रुपए की और आपने 1 लाख रुपए शेयर बाजार में बड़ा डरते डरते संकोच करके डाला 1% का रिस्क 1%। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए के कभी 1,20,000 हो भी गए तो आपको कोई उससे कोई बहुत बड़ा खुशी नहीं होती। लेकिन वो 1,50,000 रह गए तो आपने कहा ये तो बेकार ही था, अच्छा वो हमने कुछ नहीं किया, ये भी निकाल लेते हैं। तो अभी भी वो जो कारण है कि हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। प्रॉपर्टी आप देखिए, जो भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बूम हुआ और उसमें आप देखिए लोग किस तरह से अपनी वेल्थ का कितना हिस्सा प्रॉपर्टी में डालते हैं। कोई 50% डाल रहा है। आज भी अगर एक नॉर्मल मेट्रो हाउस होल्ड की आप टोटल इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो उसका 50-60% प्रॉपर्टीज में होता है। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी नहीं है, प्रॉपर्टी में टिकट साइज है, बावजूद इसके लोग, और वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री है। आपको यही नहीं पता है कि आपके इलाके में अभी दाम क्या चल रहा है। मैं आपसे पूछूं जहां आप रहते हैं वहां अभी प्रॉपर्टी का पर स्क्वायर मीटर रेट क्या होगा, तो आप अंदाजन बताएंगे कि हाँ होगा। और जो डिफरेंस आप बताएंगे, आप बताते हैं मान लीजिए 1 लाख रुपए मीटर है, तो 1 लाख रुपए मीटर आप कहेंगे, ये साहब कहेंगे 75,000, कोई कहेगा 1.25 लाख। 50% का डिफरेंस जो है वो प्रॉपर्टी की कीमतों में होता है। इतना बड़ी इंफॉर्मेशन असिमेट्री वहाँ है। उसके बावजूद भी हम इतना पैसा प्रॉपर्टी में कमिट करते हैं। तो अगर आप उस तरह से देखें, इक्विटी में 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% लिक्विडिटी है और जो CAGR है वो हम सबके सामने है। उस पर कोई ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉकेट में वो रहा हो, पूरा बाजार बड़ा है। तो इस इतने बड़े बाजार में भी जहाँ इतना पैसा बन रहा है, अगर हम वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो वी हैव टू थिंक कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो अवसर हमारे सबके सामने, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब जो लोग हैं इसको डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं। तो ऐसे ही जर्नी शुरू हुई और मुझे याद आता है पहला शेयर जो मैंने लिया था वो बॉश एंड लॉम्ब का स्टॉक था। उस समय उसका नाम रेबैन होता था। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट परचेज एंड इंसिडेंटली वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो तब से वो लगाव बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मेरा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा भी वही बना है मेरा। तो रेबैन में मैंने इन्वेस्ट किया। 63 रुपये का, शायद 38 रुपये का उस समय भाव था और कोई 700-800 रुपये मुझे उस ट्रेड में मिले थे। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। थोड़ा शुरुआती पार्ट में अगर आए, क्योंकि आपकी शुरुआत उस समय में हुई थी जो कि अभी के लोगों में बहुत फैसिनेशन है उस समय के बारे में। हर्षद मेहता, केतन पारेख के बारे में। हर्षद मेहता के समय आई वाज वेरी यंग, मतलब हर्षद मेहता के समय मैं स्कूल में था, लेकिन क्योंकि मैं शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा। लेकिन क्या है कि क्योंकि मेरी मदर का इंटरेस्ट था और हमारी फैमिली में इस तरह की बातें बहुत होती थी और हमारे यहाँ पढ़ने का बड़ा रुझान था। तो जैसे आज भी मैं हर साल लगभग 30 किताबें पढ़ता हूँ ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। तो ऐसा नहीं कि केवल शेयर बाजार के बारे में पढ़ता हूँ, हर चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। तो अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ देती है। जैसे अब ChatGPT आया तो उसका भी असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। आप सोचिए कि कोविड आया तो उसका भी असर पड़ रहा है। जब कोविड आया तो शेयर बाजार के लोग हैं वो कोविड के एक्सपर्ट्स हो गए और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो आप देख रहे हैं उसके एक्सपर्ट बन रहे हैं। स्टॉक मार्केट इज समथिंग विच पुशेस यू टू लर्न अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ का असर शेयर बाजार पर तो पड़ता ही है। तो पढ़ना बहुत अच्छा आइडिया है और ये जो शुरुआत से बहुत यंग एज से पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से मेरा इंटरेस्ट था
और वो जो दौर था जो आप बता रहे हैं दैट वाज जिसको वाइल्ड वेस्ट कहते हैं जी, कि जब नियम कायदे उस तरह के नहीं होते हैं, लोगों का बहुत छोटा सा बाजार था, लेकिन पहली बार लोगों को ये लगा कि भाई इससे पैसा बन सकता है, कोई आदमी इतने कम समय में फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ द रियल थिंग दैट हर्षद मेहता हैपेंड, और उसके बाद हुआ। और उसी समय अगर आप देखें तो एक समकालीन चीज़ है कि उसी समय निक लीसन वाला एक इंसिडेंट हुआ था जापान में, तो जिसमें बेरिंग्स बैंक तबाह हुआ था। तो एक बहुत यंग ट्रेडर थे निक लीसन, जो कि सिंगापुर में ट्रेड करते थे, और उन्होंने देखिए ऑप्शन में ट्रेडिंग की, ऑप्शन बेचा करते थे उस जमाने में, और जब उनको नुकसान आता था तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते थे, और जितना घाटा आता था उतने और ऑप्शन बेच देते थे। ऑप्शन बेचने से क्रेडिट आता है खाते में, तो जो घाटा होता है वो छुप जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या है कि घाटा बढ़ता चला गया। जब वो घाटा इतना बढ़ गया कि उनसे संभाले नहीं संभला, तो वो पूरा 100 साल पुराना बैंक जो है बेरिंग्स बैंक, वो तबाह हो गया। तो दैट हैपेंड अराउंड द सेम टाइम। तो जब जापान क्रैश हुआ था उस टाइम पे, जब दिस हैपेंड अराउंड हर्षद मेहता, हाँ, 1-2 साल का फर्क रहा होगा। तो वो निक लीसन वाली स्टोरी वो भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, एक आदमी इतना बड़ा बैंक तबाह कर सकता है। तो वो समय था जब मतलब बाजार में बहुत कुछ हो रहा था, नए लोग आ रहे थे, बट देन अगेन उस समय ये एक फीलिंग बनी लोगों के मन में, और वो जो मैं कहता हूँ कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत समय तक रहा, एक पूरी जनरेशन को उसने इफेक्ट किया। तो एक सोच ये बनी कि बाजार में स्कैम होते हैं, क्योंकि ग्लोबली होना, हाँ, क्योंकि यूएस में वहाँ हुआ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, और उसके बाद कुछ ही साल बाद फिर केतन पारेख का हुआ, जो .com बबल हुआ, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर देखा गया, और लोगों को लगा भी स्टॉक मार्केट में एक्सेसेस होती हैं और ये इस तरह का है। तो बहुत सारे लोगों ने जो सीरियसली इंटरेस्ट लेना भी चाह रहे थे, उनको ये लगता था यार है नहीं ठीक। बट ऑफ कोर्स बिकॉज बाय द टाइम वी वर कमिटेड टू दिस, तो हम तो ये कर ही रहे थे, लेकिन जनरल परसेप्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। तो मेरी अपनी फैमिली में जब मैं किसी को कहता था मैं शेयर बाजार करूंगा, मेरे फादर इंडस्ट्रीज चलाते थे, फैक्ट्री चलाते थे, तो उस समय सबको ये लगता था यार ये कुछ करना चाहिए तुम्हें, तो तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये फीलिंग थी, बट दिस वाज समथिंग, मुझे हमेशा लगता था इसमें मज़ा आता था मुझे। और जैसे मैं आपको कह रहा था भाई, शुरुआती सफलता मिलती है तो सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं। शुरुआत में आप स्ट्रगल करते हैं तो हर आदमी आपको सेकंड गेस करता है, सवाल करता है तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, यही वक्त है, वापस रिविजिट करो। खुद से भी डाउट आते हैं। तो फॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हुआ, तो इट वाज स्मूथ इन दैट सेंस। जैसे स्टार्टिंग में प्रॉफिट होने का एक फ़ायदा ये होता है कि भले ही उसके बाद आपका टफ फेज आए, पर आपको भरोसा रहता है कि वापस से प्रॉफिट आएगा। हाँ बिल्कुल, जिसको देखिए इम्पॉर्टेंट ये है, अच्छी बात ये है कि मुझे ना कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट जो प्रिडिक्टिव होता है वो पसंद नहीं आता है। तो मैं हमेशा एक रिएक्टिव ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर भी रिएक्टिव हूँ। तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, और मेरा मॉडल भी हमेशा ऐसे रहा है कि इसमें प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं। तो हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जो चीज़ लॉजिकली पैसा बने तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बाई चांस पैसा बनता है तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी, रिपीटेबल नहीं है वो चीज़। तो फॉर्चुनेटली जो पैसा भी बना वो एक लॉजिक पर बना, उस लॉजिक को मैं समझ रहा था, और बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। तो आपका वो आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ऐसे मॉडल्स पर फोकस करें जो कि प्रिडिक्टिव ना हो। अब हम सुनते हैं पूरे दिन, लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार में आपको प्रिडिक्ट करना है कुछ ना कुछ। तो कई बार सवाल ये करते हैं, अच्छा निफ्टी कहाँ होगी 3 महीने बाद, या कल कहाँ बंद होगी, या साल भर बाद ये फला शेयर कहाँ पहुँचेगा। इसका किसी के पास जवाब नहीं है, और कम से कम मेरे पास तो नहीं है। कंपनी के पास खुद नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसको जानने का, और इसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो मोमेंट आप वो प्रिडिक्टिव साइकोलॉजी से बाहर हो जाते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इसमें कुछ नहीं है। आप बाजार बढ़ रहा है, आप उसको अगर ट्रेल कर सकते हैं, उसके पीछे पीछे चल सकते हैं, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि ट्रेंड्स टेंड टू कंटिन्यू फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, और लोग इसका ठीक विपरीत करते हैं। तो एक दोहा है कि निजकर क्रिया रहीम कही, सूधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ हैं, दाव ना अपने हाथ। यानी कि देखिए आपका और मेरा काम क्या है कि भाई हम चाल चल सकते हैं, उसका नतीजा क्या होगा नोबडी नोज। सो वन शुड नॉट प्रिडिक्ट थिंग्स, वन शुड फॉलो द ट्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, अगेन अ लर्निंग दैट आई गॉट वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर, कि एक ट्रेडर हुआ करते थे, अब तो खैर उनका देहांत हो गया। और मेरे जीवन में एक अच्छी बात ये रही कि हालांकि दिल्ली उस समय
जहाँ पर मैं था उस समय, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं होते थे। मुंबई वॉज द सेंटर, आज भी है, लेकिन आज स्थिति काफ़ी बदल गई है। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बैक देन दिल्ली आप कहें कि थोड़ा दूर पड़ता था, दिल्ली में ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर मी मुझे कई सारे ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छा उस समय काम कर रहे थे और जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। फॉर्मल ट्रेनिंग शायद उनको नहीं थी, बट कंसेप्चुअली प्रैक्टिकल रियल लाइफ हैंड्स ऑन नॉलेज जो था वो गजब का था। दे वर ग्रेट ट्रेडर्स। तो एक ट्रेडर थे जो जिनको मैं मानता हूँ कि उनसे बेहतर ट्रेडर मुझे अपने जीवन काल में नहीं मिला, अब देहांत हो गया उनका। तो मुझे याद है कि शुरुआती दौर में मैं उनके दफ्तर जाया करता था, नेहरू प्लेस में उनका ऑफिस था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, क्या लॉजिक है? तो कहते हैं कि भाई देखो सिंपल सा है कि एक पिंक पेपर खरीद लो। पिंक पेपर यानी इकोनॉमिक टाइम्स या फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, ऐसा कोई पेपर खरीदो और इसमें एक सूची आती है कि 52 सप्ताह का हाई कौन से शेयर्स बना रहे हैं और 52 सप्ताह का लो कौन से शेयर्स बना रहे हैं। तो कहते हैं जो 52 सप्ताह के हाईज बना रहे हैं उनमें से टॉप 5 को बाय करना है और जो 52 सप्ताह के लो बना रहे हैं उनमें से टॉप 5 को सेल कर देना है, लॉन्ग शॉर्ट टाइप। और उसके बाद क्या है कि जब तक वो प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी के नीचे ना जाए तब तक उसको होल्ड करके रखना है और प्रॉफिट आए तो बुक ही नहीं करना है। तो जब मैंने पहली बार सुना था कि प्रॉफिट आए तो बुक नहीं करना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का कि अच्छा प्रॉफिट को बुक ही ना करें तो प्रॉफिट का क्या करें? तो कहते हैं बढ़ने दो उसको। तो वो कॉन्सेप्ट जो है, वो जो मॉडल है, अगर आज भी आप उसको देखते हैं तो उससे बेहतर आपको आइडिया नहीं मिलेगा। इट इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली अकम्प्लिश दिस। जब आप करने बैठते हैं तब रियलाइज होता है कि काम आसान नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है प्रॉफिट बर्दाश्त करना। लोग मुझे कहते हैं कि सर हम ट्रेडिंग इसलिए नहीं करते, हमसे लॉस बर्दाश्त नहीं होगा। लॉस बर्दाश्त करने की ताकत ईश्वर ने सबको दी है, प्रॉफिट बर्दाश्त करने की ताकत किसी में नहीं होती है। तो अगर आपको किसी भाग्यवश किसी ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए तो ऐसे छटपटाने लगते हैं कि भाई चलो अभी बुक कर लेते हैं। और लॉस आ जाए तो क्या करेंगे? लॉस आएगा तो आप वेट करेंगे कि शायद मेरा दाम आ जाए, नीचे जाएगा तो सोचेंगे वेट करते हैं अभी इतने नीचे कैसे काट दें, थोड़ा ऊपर आएगा तो, और फिर बहुत नीचे आ जाएगा तो सोचेंगे कि अब छोड़ो यार इसका क्या बात है, बचा ही नहीं कुछ जब दाम आएगा। तो होता क्या है कि गिरते हुए यू आर सो पेशेंट, बढ़ते हुए आर नॉट पेशेंट। मोमेंट यू रिवर्स दिस तो आप देखिए कि सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये करना बहुत टफ काम है क्योंकि इसमें आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है और हम सबकी हार्डवायरिंग यही होती है। जब आप शुरू करते हैं तो हर आदमी यही सोचता है। तो इट इज़ विद ट्रेनिंग, इट इज़ विद चार्ट्स और है क्या? एग्जैक्टली चार्ट्स असल में यही चीज़ इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। तो आपकी अपनी साइकोलॉजी जो आपसे गलतियां करवाती है उसको रोकने का एक तरीका है चार्ट्स। तो आप सोचें कि चार्ट्स में कुछ मैजिकल है तो कुछ भी नहीं है। चार्ट्स में वही डेटा है जो आपके पास है, जो मेरे पास है। अब उसको हम बेटर कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके लिए चार्ट्स हैं। तो चार्ट्स में क्या है कि आजकल बहुत मैसिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और स्टैटिस्टिक्स और बिग डेटा के जरिए क्या है कि पूरा कुछ बदल चुका है। तो जब आप इसको सीख कर करते हैं तो यू रियलाइज कि इट इज़ वेरी पावरफुल प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड कि असल में है क्या। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसी तरह से आप देखिए कि ट्रेडिंग की जर्नी मेरी शुरू हुई तो बहुत सारे ट्रेडर्स मिले और सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। तो कई सारे ट्रेडर्स हैं, हर आदमी अलग तरह से बना हुआ होता है। जो काम शायद मैं कर सकता हूँ वो आप ना कर पाएँ, या जो आप कर रहे हैं आसानी से वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हर आदमी को अपनी खुद की स्ट्रेंथ का जब अंदाज़ा हो जाता है और एक लॉजिकली साउंड आइडिया से वो जोड़ देता है उसको, तब आप देखिए थिंग्स स्टार्ट टू हैपन वेरी क्विकली। जब लोग भी हमारे पास आते हैं तो यही सवाल लेके आते हैं कि मैं लॉस तो होल्ड करके बैठा हूँ, 50% 60% के लॉस में होल्ड करके बैठा हूँ, पर 10% का अगर प्रॉफिट भी हो जाता है तो मैं वो होल्ड नहीं कर पाता। बर्दाश्त ही नहीं होता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है। अगर आप प्रॉफिट बर्दाश्त करना सीख जाते हैं तो देयर इज़ ह्यूज मनी टू बी मेड। देखिए कितने सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, एक साहब थे उनके पास रिलायंस के शेयर्स थे, वो कोर्ट में कहीं पर उन्होंने एज अ श्योरिटी दिया हुआ था और उसके बाद क्या है कि वो कोर्ट का मामला लंबा चल गया तो वो शेयर वो बेच नहीं पाए, तो उस शेयर की वैल्यू जो है वो कई गुना बढ़ती चली गई और वो उसकी वेल्थ बहुत बड़ी हो गई। अगर सोचिए ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या वो शेयर इतने समय रख पाते? कभी भी नहीं रख पाते। तो हमसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता। जब आप वो बर्दाश्त करने की ताकत अपने में ले आते हैं देन यू फाइंड कि इट इज़ फेयरली सिंपल। पैसा तो सामने पड़ा हुआ है, उठाने की देर है बस। सर एक एनालिसिस भी हुआ था ना यूएस में कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स उन अकाउंट्स में हुआ है
जिनके या तो ओनर्स इनएक्टिव हो गए जी। या फिर डेड हो गए और वो अकाउंट पड़े रह बिल्कुल गए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस्ड हैं। अब वो बात सही है कि इक्विटी को हमने अभी तक वो पायदान पर नहीं रखा है। हमारे यहाँ आज भी सबसे ऊपर गोल्ड को माना जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टी, और फिर बाद में कहीं FD वगैरह, और उसके बाद जाकर के कुछ बच जाए तो थोड़ा बहुत इक्विटी में डालें। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो ये नई जनरेशन आ रही है, इसके साथ साथ मुझे लगता है परसेप्शन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और तो आने वाला समय विल बी ट्रेमेंडस। और मुझे लगता है कि ये भारत की ग्रोथ से जुड़ी हुई चीज़ है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दें, जैसे जो लोग आज सुन रहे हैं हमें, अगर आप याद रखेंगे बाद में, तो आप ये याद रखेंगे कि अच्छा मैंने एक इंटरव्यू सुना था, और उस इंटरव्यू में अगर एक बात आपको याद रह जाए तो ये है कि भाई निवेश करिए जरूर, और चार्ट्स देख करके करिए। तो चार्ट्स देख कर करने से क्या होता है, आपको ये पता होता है निकलना कहाँ है। वरना क्या है कि शेयर ले लिया, बढ़ भी गया, आप निकल नहीं पाए, वो वापस वहीं आ गया जहां से आपने शुरू किया था, तो फिर उसका क्या फायदा है। इन दी एंड लॉस में, इन दी एंड आपको लॉस हो गया। तो शेयर्स खरीदें, चार्ट्स देखकर मध्यम से लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बनाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, और आप याद करेंगे। देखिए, जैसे जब ये दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा था, तो आज में पुराने लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि साउथ दिल्ली जब बन रहा था तो दाम ये था, या फला जगह बन रही थी तो दाम उस समय कौड़ियों का था, ये पूरी ज़मीन खाली थी, कोई लेने वाला नहीं था। तो हम सोचते हैं यार क्यों नहीं तब ले लिया हमने। तो बिल्कुल आपसे यही सवाल 15 साल 20 साल बाद लोग आपसे पूछेंगे कि जब ये वीडियो देखा करते थे आप, उस समय इस फला शेयर का भाव 100 रुपये था, इसका 250 था, इसका 500 था, तो क्यों नहीं लिया आपने। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब तब से आपसे पूछा जाएगा निफ्टी 18,000 भी थी कभी, अच्छा तब क्यों नहीं आपने इन्वेस्ट कर लिया। क्योंकि हमें डर था 17,000 आ जाए। तो यही चीज़ है। तो जब आप इस तरह सोचेंगे तो यू विल सी दिस एज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। और इसी से दूसरी एक चीज़ निकली जो अभी हाल में मुझे समझ आया कि देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ह्यूजली एम्पावरिंग। तो एक बार एक स्किल आपको ट्रेडिंग की आ जाती है तो आप किसी पर आश्रित नहीं रहते, इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और एक मेरे एक वाकया है कि एक व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, काफ़ी समय पहले की बात है, वो स्विगी में डिलीवरी बॉय थे, शायद ये कोविड के से कुछ पहले की बात रही होगी। तो और वो ट्रेडिंग करके कुछ करना चाहते थे, तो कहते थे मुझे ये जॉब नहीं करनी, बहुत टफ जॉब है, मुझे इससे आज़ादी चाहिए, नौकरी से आज़ादी चाहिए। तो वहीं से वो नौकरी से आज़ादी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और मुझे लगता है कि बहुत सा टैलेंट जो है इंडिया में, वो बहुत कुछ नया कर सकता है अगर उनको फ्रीडम मिल जाए। और स्टॉक मार्केट वो फ्रीडम आपको दे सकती है अगर आप उसको उस तरह से समझें। तो आप घर बैठे ट्रेड कर सकते हैं, आप जहाँ हो वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, आपको रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बहुत पैसा बनता है। और ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि एक बार ये आपको आ जाए तो फिर आप जो चाहें अपने मन का कर सकते हैं। तो आपको ये जॉब करनी है तो करें, कोई और कुछ काम करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग गिव्स यू दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ जो है दिस इज़ ह्यूजली पावरफुल, और इसमें बहुत मुझे लगता है कि आगे फोकस होना चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं, और इससे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं लाइफ्स। तो स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है। मैं अपने सेशन में भी कहता हूँ कि आज के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। हमने 1992 में ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिया, उसके बाद वहाँ से लेकर अब तक हम 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके, 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो नेक्स्ट 25 सालों के लिए कीजिए। अभी हम 75th इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं, 100 के लिए कीजिए आप, और इन 25 सालों में इंडिया जो ट्रांसफॉर्म होने वाला है उसके लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे आपका पैसा बनेगा। बात सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक टेक ये है कि दो चीज़ें हैं। देखिए, दो अलग माइंडसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो मान के चलिए कि व्यापार है ट्रेडिंग, और व्यापार कर रहे हैं तो आपको उसके लिए समय भी चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए। व्यापार बिना जोखिम मूल्य होता नहीं है, तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कुछ आपको समझ होनी चाहिए। अगर आप सोचें आज मैं कोई व्यापार शुरू करूं, मुझे उसका ABCD भी नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। तो आई मस्ट लर्न फर्स्ट बिफोर आई गेट इनटू इट, एंड इट विल रिक्वायर टाइम, तो समय भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हों तो आप व्यापार शुरू कीजिए, व्यापार को व्यापार की तरह कीजिए, कैपिटल पर फोकस रखिए कि मैंने इतना पैसा लगाया, मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बारे में सीरियस हो जाइए। ये मत सोचिए कि रिटर्न नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं बाजार में मजा तो आ रहा है, वो मत कीजिए। मजे की चीज़ नहीं है, दिस इज नॉट फन, दिस इज अ सीरियस एक्टिविटी, जहाँ पर पैसा तभी लगाइए जब इस पर पैसा बन रहा हो। तो ट्रेडिंग माइंडसेट है तो आपको अलग तरह से सोचना है, और ट्रेडिंग बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है, इससे बेटर कोई और दूसरा करियर नहीं है। आप देखिए, दुनिया में जो टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस से आज बच्चे निकल रहे हैं, चाहे केलॉग्स बिजनेस स्कूल से, शिकागो बिजनेस स्कूल से, वो सब लोग कहाँ जाना चाहते हैं? वॉल स्ट्रीट।
तो देयर टॉप प्रायोरिटी इज टू गो टू वॉल स्ट्रीट एंड वर्क। हमारे यहाँ माता पिता क्या कहते हैं, अगर बच्चा कहता है मैं शेयर बाजार में मुझे कुछ करना है, तो उनका ये कहना होता है यार ये तो ठीक है, शेयर बाजार में तो कर लेना, बाद में पहले कोई जॉब तो ले लो। तो आज भी हमारे यहाँ ये सोच है कि भाई शेयर बाजार इज नॉट अ करियर, शेयर बाजार इज अ ट्रमेंडस करियर, और उसमें आप वो बना सकते हो जो आपने आपके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, यू हैव टू लर्न दिस एंड थिंक ऑफ दिस एज अ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है जिसमें थोड़ी पैसिविटी होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज एक्टिव, इन्वेस्टमेंट इज पैसिव। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको सिस्टम होना चाहिए। आप सोचिए मैं कुछ भी खरीद लूंगा, उसको कभी के लिए भी रख लूंगा और आप पैसे बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके लिए चार्ट समझने पड़ेंगे और सिस्टम समझने पड़ेंगे कि कैसे काम करता है। जब आप वो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जो वेल्थ क्रिएशन है वो होता है इन्वेस्टमेंट से, इनकम जनरेशन ट्रेडिंग से होता है। तो ये जो दीवार है दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है, ये समझना चाहिए। तो और दोनों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, दोनों पर फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। आप जो करियर परस्यू करना चाहें वो करें, इन्वेस्टमेंट जरूर करें। और आपको लगता है कि आपके लिए ट्रेडिंग ही करियर है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट तो करें ही। ट्रेडिंग आप एज अ जॉब कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट तो साइड बाय साइड सबको करना है, तो ट्रेडर को भी करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उसमें अग्रेसिव होना चाहिए। ये जो डरते डरते हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट, इसका कोई मतलब नहीं, इससे बेटर बंद कर दो। जैसे कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझे पता है उनकी नेटवर्थ इतनी है और वो मुश्किल से छोटा सा पैसा कुछ लगाते हैं और उसके कारण वो रात भर सो नहीं पाते हैं, और फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि वो SGX देखा आपने और ये आपने देखिए डाउ जोन्स और फेड के चेयरमैन ये बोल गए। तो देखिए क्या फ़ायदा है उसका, आपको होना क्या है। अगर मान लीजिए वो 20% वहाँ से बढ़ भी गया तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है पैसा, आपको उसमें कोई खुशी नहीं होगी, मायने ही नहीं रखता। तो साइजेबल इन्वेस्टमेंट किए बिना यू कैन नॉट रियली पार्टिसिपेट। हाँ ये बात सही है, आप सीख रहे हैं तो छोटा छोटा सीखिए धीरे धीरे। जब आप, लेकिन प्लान रखिए कि अगर मैं 2 साल छोटा छोटा ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मैं उसको स्केल अप करके यहाँ तक पहुँचा दूँ। तो वो सोच है तब तो ठीक है। लेकिन आपकी सोच ये है कि नहीं मुझे इस पर विश्वास तो है नहीं, इसमें तो घाटा होता ही है, घर में भी ये सुना है कि इसमें नुकसान होता है, लेकिन फिर भी चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। मैं कभी पैसा नहीं बना, आज तक किसी का नहीं बना। इसका एक एग्जांपल हमारे ग्रुप में भी कुछ महीनों पहले एक बंदे ने हमारे साथ शेयर किया था कि उनके फादर ने किसी कंपनी में 2000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो कंपनी 1000x हो गई वहाँ से। बट एक्चुअल में आप देखो तो 1000x होने के बाद भी 2000 कोई मायने नहीं रखते हैं रियल लाइफ में। बिल्कुल। तो वही अगर अमाउंट एक साइजेबल होता कि 1 लाख रुपए होते तो वो मायने रखते उनके लिए। तो कहीं ना कहीं जब तक आप कितना भी % में रिटर्न बना लो, एब्सोल्यूट रिटर्न भी मायने रखना चाहिए। 100% सीरियस इन्वेस्टमेंट करिए। और सीरियस इन्वेस्टमेंट अगेन रिलेटिव टू योर साइज। ऐसा नहीं है कि आप लाखों लगाएंगे तभी कुछ कमा पाएंगे। अगर आपकी टोटल वेल्थ इतनी है तो उसमें सीरियस कमिटमेंट करिए। आपकी सैलरी कम है तो कम सैलरी में से कुछ अच्छा पोर्शन लगाइए। जब बढ़ जाएगी सैलरी तो आप ज़्यादा लगाइएगा। तो जब आपकी वो हैबिट बन जाएगी, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने शुरुआत की थी, वो एक इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। अपनी उनकी जो भी वेतन उस समय था उसमें से जो कुछ बचता था वो शेयर बाजार में लगाते थे, जो बाकी बच जाता था जो उससे वो अपना गुजर बसर करते थे। और आज भी वही चल रहा है। उनके पास इतने इन्फोसिस के शेयर्स हैं, इतने और शेयर्स हैं, इनकी वैल्यू इतनी हो गई, और आज उनका डिविडेंड इतना है कि जो उन्होंने पूरी समय नहीं लगाया होगा वो 1 साल का डिविडेंड आता है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो स्टॉक मार्केट्स आर मैजिकल, लेकिन इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स एफर्ट। और उस तरह से साइजेबल अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो जो काम कर रहे हैं उसमें आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए, वहाँ से ज़्यादा जो आपको रिटर्न्स है वो जनरेट हो जाएंगे। 100%। देखिए पैसा इनिशियली, जैसे किसी ने कहा भी है ना कि फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आर द टफेस्ट। तो शुरू में पैसा लाने में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या है कि आप कहीं से भी शुरू करें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम इन्वेस्ट कहाँ से करें। तो देखिए ऐसा नहीं होता। आप शुरू करें, उसको अपनी हैबिट बनाएं, छोटा छोटा इन्वेस्ट करें। जब उसमें रिटर्न आने लगेगा ना, आप खुद ब खुद मोटिवेट होंगे, खुद ब खुद रास्ते खुल जाएंगे और पूंजी आ जाएगी, कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, और आप देखेंगे कि इट विल टेक इट्स ओन कोर्स, और अपने आप ही वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन शुरू तो कहीं से करना पड़ता है। सर कहीं ना कहीं मार्केट में अगर पैशन होगा आपका इन्वेस्ट करने का, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका ये भी हो सकता है कि मैं अपने जॉब में ज़्यादा मेहनत करके वहाँ से अगर मैं अपनी इनकम बढ़ाऊँ तो मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। हाँ देखिए उसका मोटिवेशन, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। लोगों के पास फैमिली वेल्थ होता है, बहुत सा एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे बैंक्स के एनपीए होते हैं, उससे ज़्यादा हम सबके एनपीए हैं। तो कभी आपने किसी दोस्त के कहने पे कोई ELSS स्कीम ले ली थी, कोई ऐसे फर्जी कोई सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च में कोई फ्लैट बुक करा लिया था, या कुछ
कुछ पैसा ऐसे ही पड़ा है बैंक में, सेविंग में ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से पैसा पड़ा रहता है। हम लोग कई बार उसके बारे में सोचते नहीं कि हमारे पास ये पैसा भी है, इसको भी मोबिलाइज कर सकते हैं। कोई और फिजिकल एसेट आपके पास है जो काम नहीं आ रहा है। तो बहुत तरह से जब आप इसको लेकर सीरियस हो जाएंगे तो रास्ते बन जाएंगे, और धीरे धीरे करके शुरू करें। अगर आपको वाकई में लगता है इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है तो ट्रेडिंग से शुरू करें, ट्रेडिंग सीखें। ट्रेडिंग इज अ वंडरफुल करियर ऑप्शन। तो जो आप बात कर रहे हैं कि मेहनत अपनी जॉब में करें और फिर उस पैसे को इसमें लगाएं, आप ट्रेडिंग में मेहनत करें। आप ट्रेडिंग में मेहनत करें और फिर वो जो आपकी इनकम है उसका इस्तेमाल करें इसमें, तो बहुत ज़बरदस्त उससे पैसा बनता है। सर, हम लोग जब इतने रिटर्न्स की बात कर ही रहे हैं तो सर आपके लिए कौन सा ऐसा शेयर रहा है जिसने आपकी लाइफ चेंज करी हो? देखिए, स्टॉक जो जिसने लाइफ ट्रांसफॉर्म की दैट इज़ माइको बॉश। तो आज भी मैं मानता हूँ कि दैट इज़, मतलब उस स्टॉक को देखकर वाकई में मुझे एक इमोशनल, हालांकि मैं जनरली आई एम ए वेरी रैशनल पर्सन, तो स्टॉक्स को या किसी भी चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं होता हूँ। लेकिन दैट इज़ वन स्टॉक विच हैज़ हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। तो मतलब उस समय क्या था कि एक वैलिडेशन मिला उस स्टॉक से मुझे, तो वो स्टॉक इम्पॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग में जहाँ तक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत सालों से जिसको लॉन्ग शॉर्ट कहते हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग होते हैं उनको बाय करते हैं और उतनी ही वैल्यू के वो स्टॉक्स बेच देते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग होते हैं। तो इसको लॉन्ग शॉर्ट कहा जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब मान लीजिए बाजार किसी दिन बड़ा क्रैश हो जाए तो जो आपके पास लॉन्ग साइड के स्टॉक्स होंगे वो तो गिरेंगे, लेकिन जो शॉर्ट वाले हैं वो ज़्यादा गिरेंगे क्योंकि वो सब लोगों ने लिए होते हैं। तो इसको लॉन्ग शॉर्ट कहते हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो लॉन्ग शॉर्ट की जो सक्सेसेस हैं वो मुझे बड़े इंस्पायर करती है। मतलब दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट कि वो एक मॉडल है जिसको हम इतने समय से कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आता है। तो देखिए, जिस तरह भगवान तक पहुँचने के अनेकों रास्ते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी सफलता के रास्ते अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि मैं लॉन्ग शॉर्ट करके पैसा कमा रहा हूँ या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके कमा रहा हूँ, कोई और होगा जो कि किसी और ढंग से पैसा कमा रहा होगा और उसका भी लॉजिक बहुत साउंड होगा। आप हो सकता है किसी और तरह से पैसा कमा रहे हो। तो यू शुड थिंक कि आपका नेचुरल गेम क्या है, आपको कहाँ पर सक्सेस मिल रही है, उसको बेटर करें, उसको लॉजिकली सिक्योर करें, स्ट्रॉन्ग करें, इम्प्रूव करें, और उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो इसमें समय लगता है। तो अलग अलग तरीके हैं और हर तरीके का अपना बेनिफिट है। आपकी नेचुरल स्टाइल ढूंढे और उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। 100% नेचुरल स्टाइल। अब देखिए, हर व्यक्ति के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं लाइफ में कि मान लीजिए आप समय नहीं दे सकते, तो अगर आप समय नहीं दे सकते तो आप एक पर्टिकुलर तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। या अगर आप आपका बेसिक आइडिया ये है कि आप स्टॉक लेकर रखना पसंद करते हैं मान लीजिए, तो आप एक पर्टिकुलर तरह की ट्रेडिंग में ज़्यादा सफल होंगे। या आप अगर मेरी तरह एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, मैं एसेंशियली एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो वो भी एक लिमिटेशन है। कुछ लोग हैं जो बहुत ड्रॉ डाउन देख लेते हैं, जैसे उन्होंने पैसा लगाया उसके बाद वो बहुत नीचे तक आ गया, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनसे आप मिलेंगे तो वो बिल्कुल आपको उसी अंदाज में मिलेंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वाकई में नहीं पड़ता है। तो वो उसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, उसको कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको अगर लॉस हो रहा होता है तो वो मुझे इफेक्ट करता है। तो दैट इज़ माई लिमिटेशन एज अ ट्रेडर। तो वंस आई रियलाइज कि दिस इज माई लिमिटेशन, मैं उसके हिसाब से अपना मॉडल बनाता हूँ जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं देखना पड़े। तो लेकिन उसके भी अपने फ़ायदे हैं। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा नुकसान होता है। आप जब उसको समझते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकते हैं जाने दीजिए, जो कर सकते हैं उसको अच्छे से करिए, ये मॉडल होना चाहिए। मार्केट में एक ये चीज़ बहुत होती है कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर हम उनकी स्टाइल ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर स्टाइल है कि आप लॉन्ग शॉट करते हो, बट हो सकता है मुझे वो कंफर्टेबल ना हो, मुझे ये चाहिए कि अगर ऊपर जाए तो मुझे बहुत रिटर्न मिले, मैं नीचे जाने में लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, हर व्यक्ति का, अब ये तो छोड़िए स्टाइल छोड़िए, लोग तो स्टॉक्स कॉपी करते हैं। आपने देखा ना कि कितनी बार आपने सुना कि सेलिब्रिटी इन्वेस्टर ने फलां शेयर खरीदा, तो आपने भी उसको बिना सोचे समझे उस स्टॉक को खरीद लिया, या अचानक से वो शेयर आपको अच्छा लगने लगा कि भाई जिस शेयर को लेकर कल तक अगर मैं आपसे व्यू मांगता तो आप कहते नहीं यार बेकार है। अब आपने, क्योंकि आपको पता लग गया कि इसको फला फला व्यक्ति ने खरीदा हुआ है, तो अब आप उसके पॉजिटिव साइड्स देख रहे हैं, उसके चार्ट भी अच्छे लग रहे हैं आपको। तो ये चाहे रीजन भी ना हो आपके पास, पर उसने लिया कुछ तो होगा। तो ये जो चीज़ है ये नहीं करनी चाहिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। जब नुकसान आएगा तो आप किसी सेलिब्रिटी के पास नहीं जा सकते कहने के लिए भी तुमने क्यों खरीदा था। तो आपको अपने निर्णय खुद करने। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोग लॉस का ब्लेम जो है कहीं ना कहीं किसी और पर डालना चाहते हैं। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं भी ये जो
फला आदमी की एडवाइस मान करके मुझे नुकसान हो गया, या मैं तो अच्छा खासा पोजीशन लिए बैठा था, वो टीवी पर एक साहब आए, उन्होंने कहा ये बेकार है, निकाल दो, मैंने बेच दिया और देखो बढ़ गया। तो देखिए इसका ओनस इज ऑन यू, यू आर द मैन मेकिंग डिसीजंस, यू आर द पर्सन मेकिंग डिसीजन। तो ये आपको निर्णय लेना है, कोई भी इसकी जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो कभी भी नुकसान हो, जैसे देखिए वॉरेन बफेट को नुकसान हुआ, वॉरेन बफेट ने डेक्स्टर शूज में बड़ा भारी नुकसान एक जमाने में किया, लेकिन उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं डाला। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज किया उसके लिए कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, इससे बड़ी चूक मेरे से हो ही नहीं सकती, मैं तो महामूर्ख हूँ जो मैंने किया। तो जब तक आप खुद पर उसकी गलती को नहीं स्वीकारेंगे तब तक आप इवॉल्व नहीं हो सकते एज अ ट्रेडर। तो बहुत चीज़ें हैं मैंने अपने करियर में की जो मुझे लगता था कि बड़ी अच्छी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और थ्योरेटिकली अच्छी भी हैं, मुझे समझ भी आती हैं, लेकिन उनमें उनको मैं उस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाया जिस तरह कोई और व्यक्ति कर सकता है। तो जो चीज़ मैं नहीं कर सकता छोड़ दीजिए, जो आप कर सकते हैं उसको कीजिए। सर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है, तो इस पर आपका क्या टेक है? भाई देखिए दोनों में पैसा है, मतलब अगर सवाल ये है कि क्या पैसा बनता है ऑप्शन बाइंग में, तो ज़रूर बनता है, लेकिन लोगों देखिए दोनों में फ़र्क है। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो आप पैसा कम लगा रहे हैं, बहुत छोटा पैसा लगता है, प्रीमियम देना पड़ता है केवल। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप मार्जिन दे रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप ओवरऑल इसकी मैकेनिक्स देखें तो ये लोडेड है टुवर्ड्स ऑप्शन सेलर्स। तो ऑप्शन सेलर्स टेंड टू मेक मोर मनी मोर ऑफर। तो जैसे कि देखिए अगर आप इसको एक एनालॉजी जो बहुत बार सुनने को मिलती है कि अगर आप इसको इंश्योरेंस बिजनेस से कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि भाई इंश्योरेंस बिजनेस और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैरेलल्स है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपके पास कोई एक जोखिम होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, अब आपको डर है कि उसको टक्कर ना हो जाए, तो अब आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरा ये जो रिस्क है ये आप ले लीजिए अपने सिर, अंडरराइट कर दीजिए इस रिस्क को, और उसके लिए आप अपफ्रंट प्रीमियम देते हैं। सेम चीज़ ऑप्शन में हो रही है कि आपको ये डर है कि निफ्टी कहीं 17,000 ना आ जाए, तो आप कहते हैं कि किसी और व्यक्ति को कि भाई खतरा जो है 17,000 तक आने का तुम ले लो, इसके बदले में तुम्हें 50 रुपये 100 रुपया अभी दे दूंगा। तो वो सेम चीज़ ऑप्शन में हो रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, उसका एक पूरा मैकेनिक्स है, उसके एक मैथ्स है। तो उसमें क्या है कि 80% मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस कंपनी मेक्स मनी। कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी फंस जाती है, जैसे कोई टाइफून आ गया या कहीं पर हम देखते हैं तूफान आ गया, तो एक साथ बहुत से लोगों को पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन इन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इंश्योरेंस कंपनीज हैव एन एज, उनको पता है, उनकी एक मैथ्स है। आपको इंडिविजुअल हमें कभी कभार पैसा देना पड़ता है, अलग अलग लोगों को उनका क्लेम सेटल करना पड़ता है, लेकिन असेंशियली बीमा कंपनी पैसा कमाती है। दुनिया की किसी भी शहर में आप जाएंगे, सबसे बड़ी इमारत आपको बीमा कंपनी की नजर आएगी। तो वो सेम लॉजिक ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सेलर्स हैं दे हैव एन एज, दे आर टेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स, दे आर पुटिंग इन द बिगर मनी, तो जाहिर सी बात है कि उनको एडवांटेज होता है इसमें। लेकिन देखिए जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअली क्लेम्स मिलते हैं, उसी तरह इंडिविजुअली आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग करके जब आप पैसा कमाते हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड काम है। अभी जो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हुई है वो ये है कि लोगों को ये लगने लगा है कि मान लीजिए आपको किसी स्टॉक में कोई ट्रेड मिला, तो बजाय उसको फ्यूचर या कैश मार्केट में खरीदने के आप उसको ऑप्शन के जरिए भी खरीद सकते हैं। हाँ। तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप सोचें कि कैश मार्केट में जिस स्टॉक में बाय करना था, कैश मार्केट में खरीदने के बजाय मैं उसकी कॉल खरीद लेता हूं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कॉल खरीदने की एक विशेष परिस्थिति होती है, जब चार्ट्स पर उस तरह का सेटअप होगा तब आप उसमें ऑप्शन ट्रेड लेंगे तो फायदा होगा। तो वो विंडोज जो हैं वो कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं, जहां पर कि आप ऑप्शन खरीद करके पैसा कमा सकते हैं। अगर वो विंडोज पहचानना आपको आता है और आप डिसिप्लिन से तभी खरीद रहे हैं जब वो विंडो ओपन है, तब आप पैसा कमा रहे हैं। और लोग लगातार सक्सेसफुल हैं ऑप्शन बाइंग में। तो पहली बात तो यह है कि अगर कोई आपको कहे कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता तो बिल्कुल गलत है, बहुत पैसा बनता है, बट यू हैव टू बी अ सीरियस स्पेशलाइज्ड प्लेयर टू बी एबल टू मेक मनी देयर। अगर आप सोचें कि जब मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, फ्यूचर का लॉट में खरीद नहीं सकता, तो मैं क्यों नहीं कैश मार्केट ऑप्शन खरीद करके पार्टिसिपेट कर लूँ, तो वो वैसा नहीं काम करता है। अब आप देखिए जो फ्यूचर का लॉट है उसके मुकाबले 500 गुना ज़्यादा ट्रेड ऑप्शंस में हो रहा है। मतलब एक फ्यूचर का लॉट ट्रेड होता है तो उसके सामने 500 ऑप्शन के लॉट्स ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि पूरे बाजार का फोकस ऑप्शंस में जा रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स आर टिपिकली बायर्स ऑफ ऑप्शंस। तो जो बायर है उसको एक डिसएडवांटेज इनहेरिटेड उसमें सिस्टम में इनबिल्ट है
तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो पहले तो ये ऑप्शन के पूरे खेल को समझिए, इसमें समय बिताइए। बहुत सारे लोग, मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखता हूँ जिनको ऑप्शंस के बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, जो उन्होंने किसी चैनल यूट्यूब या कहीं से उनको हासिल हुआ और उसके बाद वो सीधा इसमें समर में कूद गए और उसके बाद उन्होंने ट्रेड्स लेना शुरू किया, उसका बड़ा भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऑप्शन एक ऐसा ट्रेड है जिसमें एवरीथिंग हैपेंस एट अ स्पीड। तो देखिए, मान लीजिए एक मैं आपको बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए, असल में शेयर क्या है? असल में स्टॉक भी तो एक कॉल ऑप्शन ही है जिसमें कि कभी भी एक्सपायरी नहीं होने वाली है। तो मान लीजिए कोई शेयर आपने 100 रुपये का खरीदा, तो वो अनलिमिटेड अपसाइड आपको देता है, लिमिटेड डाउनसाइड देता है, बस उसकी एक्सपायरी नहीं है, और कॉल ऑप्शन की एक लिमिटेड एक्सपायरी, यही फर्क है। लेकिन देखिए, जो हम स्टॉक खरीदते हैं, जो हम ऑप्शन खरीदते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम इसको पूरी तरह समझे बिना इसमें पैसा डाल रहे हैं। तो जब आप इसको समझ करके डालेंगे तो ऑप्शंस में भी बहुत पैसा है, बट इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचिए। तो शुरू कीजिए, समझिए, इसको समय दीजिए। ऑप्शन एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। ऑप्शन एक ऐसा बिजनेस है जिसका कि बेसिक स्वरूप यही है कि वो अनप्रोफेशनल के हाथ से पैसा लेकर प्रोफेशनल के हाथ में दे देता है। तो अगर आप स्वयं को प्रोफेशनल मानते हैं तो जरूर ट्रेड कीजिए। आपको लगता है मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, अभी उससे कोसों दूर हूँ, तो फिर थोड़ा इंतजार कीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कीजिए इसको। अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है या समझनी है तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, किस तरह से सीखी जा सकती है? भाई देखिए, सबसे पहले तो बाजार को सीखिए, बाजार समझिए। बाजार का एक पूरा तंत्र है, ऑप्शंस काम करते हैं एक पर्टिकुलर तरह से, उसका एक पूरा मैकेनिक्स है। उसको जब आप समझ जाते हैं, एक तो है कि उसको थ्योरेटिकली हम समझते हैं, दूसरा हमने वो प्रैक्टिकली अनुभव किया है, तो उसका एक इंट्यूटिव सेंस हम में डेवलप हो जाता है। तो उस लेवल तक आने में आपको थोड़ा समय लगता है। चार्ट्स की आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। चार्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। जब चार्ट्स आपको समझ आ गए, आपको ऑप्शंस का बाजार समझ आ गया, उसके बाद आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, छोटी सी पोजीशन को लगातार मॉनिटर करते रहिए, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपको समझ आएगा कि नहीं, इसमें एडवांटेज किसके पास है, कौन सी परिस्थिति में पैसा बनता है, कब नहीं बनता है। तो कुछ समय दीजिए, इसका एक रनवे बनाइए, और उसके बाद जाकर के आप जब सीरियस पैसा कमिट करेंगे तब सफलता मिलती है। केवल आपके पास कैपिटल लिमिटेड है इसलिए आप सीधे कॉल और पुट में ट्रेड करने लगेंगे तो पैसा नहीं बनता है इसमें। तो सर, जब कोई नया ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है तो क्या एकदम से उसको ऑप्शंस में जाना चाहिए या पहले कैश में 1-2 साल एक्सपीरियंस बनाए? भाई देखिए, मैं तो कई बार कहता हूँ कि जिस तरह वीडियो गेम्स में राउंड होते हैं, जैसे एक राउंड है जहाँ पर बहुत सिंपल सा राउंड होता है, उससे आपको वीडियो गेम समझ आता है। उसके बाद आप सेकंड राउंड पर आते हैं जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद फिर एक बहुत प्रो राउंड आता है जिसमें कि भाई सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो ऑप्शन आप मान के चलिए कि वो राउंड है, थर्ड राउंड है। 1 रुपए का शेयर 100 रुपए होने में बरसों लगा देता है, लेकिन 1 रुपए की ऑप्शन 100 रुपए 2 दिन में हो जाती है, 1 दिन में हो जाती है, 1 दिन में कई बार हो जाती है, मिनट्स में हो जाती है, मिनट्स में हो जाती है। तो आप देखिए, ऑप्शन में एवरीथिंग इज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी क्विक पेस। तो जब आप उसको समझ पाएं, जब उसकी उस तरह की वॉलेटिलिटी, उस तरह के मूवमेंट को आप पचा सकते हो, आपको समझ आ रहा है, आपके पास सिस्टम्स हैं, तब आप ऑप्शन ट्रेड करें। तो शुरू करें कैश मार्केट से, उसके बाद जाकर के ऑप्शंस बाद में ट्रेड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि पीपल आर मोर सक्सेसफुल। लेकिन अगेन, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी 1 रुपए का शेयर नहीं खरीदा और आज बहुत बड़े ऑप्शन ट्रेडर्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है कि आपको कैश मार्केट ही पहले 2 साल ट्रेड करना है फिर आप इसमें आए। आप ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसको सीरियसली कीजिए। और ये याद रखिए कि ऑप्शन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑप्शन इज ट्रेडिंग, इट्स अ फुल बिजनेस। तो जब आप बिजनेस की तरह उसको लेते हैं, बिजनेस लाइक आपकी अप्रोच होती है, तो सफलता मिलती है इसमें। सर, इन्वेस्टमेंट के अलावा या ट्रेडिंग के अलावा भी मार्केट में और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें प्री IPO इन्वेस्टमेंट या अनलिस्टेड शेयर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, बहुत तरह से बाजार में नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पीछे आया जिसमें कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो SME सेगमेंट है उसकी लिस्टिंग्स हुई और उनमें ज़बरदस्त पैसा बना। तो वो भी एक पूरा नया एक एरिया है। उसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए पार्टिसिपेट करना थोड़ा टफ है क्योंकि वो कंपनीज बहुत छोटी होती हैं और कई बार उन पर संदेह होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनियाँ अच्छी है। जैसे आपने कहा अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड में बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं। जैसे अब देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो आज वो अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं चाहते हैं। तो जिन्होंने शुरू में किया
उनको आज बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है क्योंकि वो कंपनी बहुत बढ़ गई, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो वाकई में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन अनलिस्टेड हैं, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लिक्विड नहीं होती हैं। तो आप जितनी आसानी से आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में तो आपने आज बेचा कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, वो नहीं होता है, तो इसमें वक्त लगता है। तो नए इन्वेस्टर के लिए टफ है, लेकिन अगर आप सीजनड इन्वेस्टर हैं, बहुत समय से ये कर रहे हैं, तो वो भी एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। सर प्री आईपीओज को लेकर के आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स में भी काफ़ी बातें चल रही है। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पार्टिसिपेट करना तो पॉसिबल नहीं होता है उसमें। तो प्री आईपीओज एग्जैक्टली होते क्या है, क्योंकि इन्वेस्टर्स वर्ड तो उन्होंने बहुत सुन लिया, बट होता क्या एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी काफ़ी है इसके बारे में। भाई देखिए, आजकल देखिए अभी आपने हाल में सुना होगा कई सारी कंपनियाँ लिस्ट हुई जिसमें लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि अब जोमेटो लिस्ट हुई, पेटीएम हुआ, नाइका और बहुत सारी ऐसी कंपनियां लिस्ट हुई जिसमें लोगों ने बहुत पैसा खोया क्योंकि ये कंपनियां बहुत पॉपुलर थी लेकिन लगातार गिरती चली गई। इसको अगर आप एनालाइज करेंगे ना तो आप पाएंगे कि भाई एसेंशियली कारण ये था कि ये कंपनियां इनके पास प्राइवेट इक्विटी की फंडिंग थी। तो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग में क्या है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है जो बहुत अर्ली स्टेजेस में कंपनी में निवेश करता है वो हाई रिस्क लेता है, क्योंकि उस समय कुछ भी पता नहीं होता कि ये मॉडल चलेगा नहीं चलेगा, कितना ग्रो करेगा। तो वो जो पेशेवर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कई सारी ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिसमें से कुछ कंपनियां उनकी बहुत अच्छी सफल हो जाती हैं और अधिकांश कंपनियां उनकी चलती नहीं हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन जो चल जाती हैं जैसे कि पेटीएम है, नाइका है, इस तरह की जो कंपनियां जो आईपीओ स्टेज तक आ जाती हैं उस कंपनी में उन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बन रहा होता है। तो वो अपनी एक शर्त रखते हैं कि आपको 4 साल में, अगर आपको हमारा पैसा चाहिए तो 3 साल में आपको आईपीओ लाना पड़ेगा या 4 साल में लाना पड़ेगा। इस तरह की शर्तें होती हैं जो कि शुरू में ही इन्वेस्टमेंट के समय तय होता है। तो देखिए उस शर्त के मुताबिक कई सारी कंपनियां लिस्ट हुई। तो वो ऐसा नहीं था कि उनको अभी कैपिटल की जरूरत थी, वो लिस्ट इसलिए हुई क्योंकि उनको उस बड़े इन्वेस्टर को एक एग्जिट का एवेन्यू देना था। अब उन कंपनियों का नाम हमने सुना था कि उनका उत्पाद हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब जैसे मान लीजिए आपने खाना मंगाया तो जोमेटो से मंगाया और पे आपने पेटीएम से किया, तो आपको पता है कि भाई कंपनियां तो बड़ी अच्छी हैं या बड़ी कंपनियां हैं, तो आपने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि वो एग्जिट असली उसका वजह थी उस आईपीओ की, तो उसमें उस तरह की वेल्थ नहीं बनी। तो ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें आप जितनी अर्ली इन्वेस्ट करते हैं उतना प्रॉफिट होता है। आईपीओ के बाद इन्वेस्ट करने में इस तरह की कंपनियों में जैसा हमारा हाल का अनुभव रहा है कि पैसा नहीं बनता है। तो आपको अर्ली स्टेज में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए इस तरह की कंपनियों में, लेकिन अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी। उसके लिए आपको अलग तरह का स्किल सेट समझ चाहिए, क्योंकि उस समय कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी प्रॉपर नहीं होती। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसकी सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाती है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी या जो इस तरह की कंपनियां जो अभी लिस्ट नहीं हुई हैं, प्री आईपीओ स्टेज में है, वहां पर जानकारी सारी उपलब्ध नहीं होती है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बड़ा ट्रिकी और मुश्किल काम है। जनरली कहा भी जाता है कि जिन चीज़ों को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो उन्हीं चीज़ों की कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस बारे में ये मिथ टूट जाती है, क्योंकि जोमेटो तो हर कोई यूज़ कर रहा है, पेटीएम हर कोई यूज़ कर रहा है, नायका हर कोई यूज़ कर रहा है, पर अगर इनके आप फाइनेंशियल्स देखो तो वो उस तरह के नहीं है। या इनके आईपीओ, जैसे आपने भी कहा कि आईपीओ जो लाए हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए या पैसा उठाने के लिए नहीं, किसी को एग्जिट देने के लिए लाए गए हैं। नहीं, देखिए इसमें मेरा टेक ये है कि मेरा अनुभव ये है कि भाई जो आप देखिए हमारे आसपास बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। तो देखिए जैसे अब टाइटन एक स्टॉक है, तो अगर मान लीजिए आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो पहले एक दौर था कि आप अपने सबसे करीब के, जिसके आपके पिताजी भी ज्वेलरी खरीदते थे, आपके दादाजी भी ज्वेलरी खरीदते, ऐसे कोई विश्वासी ज्वेलर के यहाँ आप जाया करते थे, क्योंकि विश्वास का खेल था ज्वेलरी। और अनऑर्गेनाइज था पूरा मार्केट, जहाँ आपको उस तरह का कंफर्ट मिलता था वहाँ जाते थे। फिर एक ट्रेंड आया कि हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ गई, जो महिलाएं हैं वो काम करने लगी और उनके पास भी पैसा आ गया और वो भी चाहती थी कि स्पेंड करें, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। और हम सब चाहते थे कि हमें ऐसी ज्वेलरी स्टोर पर हम जाएं जहाँ पर कि विश्वास हो पूरा। तो आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रेंड है, वो कंज्यूमर ट्रेंड है। इसी तरह से जो ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स में तब्दील होते हैं, लेकिन उसमें देखिए कैच क्या है कि चार्ट्स को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप चार्ट देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक अंडरलाइंग कंज्यूमर ट्रेंड उसके पीछे है तो बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, रिलायंस है।
जैसे हमने देखा भी डेटा हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, 5 मिनट का भी समय किसी के पास है तो वो तुरंत अपने मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखने लगता है, वीडियो देखता है। मेट्रो में सफ़र करते हैं, हम देखते हैं हर आदमी डेटा कंज्यूम कर रहा है, और उसका फ़ायदा रिलायंस के शेयर को भी हुआ। लेकिन चार्ट अगर आपने ठीक जगह देखा, सही जगह एंट्री ली, तो आपने उस कंज्यूमर ट्रेंड का फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर चार्ट कमज़ोर है, फिर चाहे वो कंज्यूमर ट्रेंड कितना भी पावरफुल हो, तो वो ट्रांसलेट नहीं होता रिटर्न्स। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप चार्ट्स नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और कई बार देखिए, मैं इसमें देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक एट है कि हम फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, तुम चार्ट्स नहीं देखा बहुत ज़्यादा देखा है, तो वो चीज़ गलत है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है इन्वेस्टमेंट का, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। और आपको ज़्यादा आगे भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मनी अगर इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, चार्ट में वो दिख जाएगा आपको, उसके पीछे पीछे चलिए, हाथ में पकड़ के चलिए, उसके आगे जाने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल सही है। और देखिए, मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है और बहुत सारे यंग लोग अब इन्वेस्टमेंट में हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि बच्चे अब इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी शेयर बाज़ार में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और केवल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो इसमें बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो वो अपने होमवर्क की तरह चार्ट्स देखते हैं, स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत यंग हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि उनको देख करके बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि काश उस उम्र में हमने भी इस तरह का कुछ किया होता। तो दे आर वेरी श्योर अबाउट इट, दे नो कि हमें यही करना है, और बहुत ही फोकस्ड होकर के इसको कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे इसको देखकर बड़ा हर्ष होता है कि अभी हमारे यहाँ देश में इक्विटी कल्चर इस तरह से फैल रहा है, जिसकी हम पहले सुना करते थे कि यूएस में एक समय आया कि इक्विटी कल्चर इस तरह फैला, अब हमारे देश में होता हुआ दिख रहा है। सर, आप रीडिंग हैबिट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसे कोई बुक्स है जो कोई बिगनर अगर मार्केट में आना चाहता है या सीखना चाहता है मार्केट को, ऑप्शंस को लेकर हो, इन्वेस्टिंग को लेकर हो, ट्रेडिंग को लेकर हो, या मार्केट साइकोलॉजी, माइंडसेट डेवलप करना हो लॉन्ग टर्म? देखिए, बहुत सारी किताबें, और मेरा ये मानना है कि टिपिकली देखिए, नया ट्रेडर क्या करता है या कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि वो हमेशा टेक्स्ट बुक्स पढ़ना चाहता है। तो उसको सुझाई भी टेक्स्ट बुक्स आती हैं कि अब देखिए, एक किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ। तो अगर आप किसी से पूछेंगे भी शेयर बाजार में क्या पढ़ना चाहिए, तो आप कहेंगे बेंजामिन ग्राहम पढ़ो, वॉरेन बफेट ने भी वही पढ़ा था। तो अब कोई नया व्यक्ति वो किताब उठाएगा, तो अनलेस कि आपका बहुत उसमें इंटरेस्ट हो, टिपिकली वो आज से कई दशक पहले लिखी गई किताब आपको उतना एक्साइट नहीं करेगी। तो आप थोड़ा पढ़ेंगे और फिर आप कहेंगे समझ नहीं आया, बंद कर देंगे, उसको भूल जाएंगे। किताबें वो पढ़नी चाहिए जो आपको इंटरेस्ट करें, स्पेशली शुरू में जब आप किसी नए विषय को टैकल कर रहे हो। जैसे मैं कई सारे नए विषयों के बारे में पढ़ता रहता हूँ जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, तो टिपिकली मैं एक पॉपुलर किताब से शुरू करता हूँ जिसमें कोई ह्यूमन स्टोरी हो, जिसको कि आप रिलेट कर सके, जो नॉवल जैसी लगती एक्साइटिंग हो। तो कई सारी किताबें हैं, जैसे कि देखिए, आप चाहें तो वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ें जी। तो वॉरेन बफेट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है द स्नोबॉल करके, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो उसमें आपको पता लगता है कि एक आदमी उठा और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और एक जनरेशन में उसने इतना पैसा कमा लिया जो कई पीढ़ियों में भी लोग जमा नहीं कर पाते, और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में आ गया। तो वो जो किताब है दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। इसी तरह से कई सारी नॉवेल्स हैं जो स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड में लिखी गई हैं, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपका ना एक इंटरेस्ट बन जाएगा, उसमें कई सारी टर्म्स पता लगेंगे, फिर आप उन टर्म्स को खोजेंगे कि अच्छा इसका क्या मतलब होता है। तो आपको धीरे धीरे आपकी जो वोकैबुलरी है शेयर बाजार को लेकर वो बढ़ जाएगी। तो एक लायर्स पोकर करके किताब है, माइकल लुइस ने लिखी थी, बेस्ट सेलर है इंटरनेशनल, तो वो एक किताब है जो पढ़नी चाहिए। अगर आप ट्रेडर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जैक शॉगर की किताबें हैं, मार्केट विजर्ड्स के 3-4 सीरीज, 3-4 उसके वॉल्यूम है, तो वो पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग ट्रेडर दुनिया में क्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, आपसे भी कम पढ़े लिखे लोग हैं जी, जो कि ट्रेडिंग में इतना कुछ कर रहे हैं, आपसे कम उम्र के लोग हैं। तो आपको फिर उसमें लगता है जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही पाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आपको अपने पे सेल्फ बिलीफ आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि पढ़ते रहना चाहिए। एक बात मैं इसमें ये भी कहूँगा कि आपको केवल स्टॉक मार्केट रिलेटेड पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसमें वाकई में कुछ करना चाहते हैं, यू शुड रीड अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि स्टॉक मार्केट से सब कुछ जुड़ा हुआ है। लॉ भी जुड़ा हुआ है स्टॉक मार्केट से, साइंस जुड़ी हुई है स्टॉक मार्केट से, इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है, सबका संबंध शेयर बाजार से। और जब ट्रेंड्स हमें कंज्यूमर आइडेंटिफाई करने हैं तो हमें वो प्रोडक्ट, वो फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हर स्पेस पर आपको साइकोलॉजी, बिहेवियरल फाइनेंस आज एक पूरा विषय है। हाँ। तो जैसे अब ये डैनियल कैनेमन की किताबें हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, तो जो पहले हम इसको एक सब्जेक्ट नहीं मानते थे, आज उसको पूरी दुनिया सब्जेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज कर रही है। तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन एज अ ट्रेडर। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग हो तो मार्केट में फियर और ग्रीड, क्रैश और रैली में हम लोग सही डिसीजंस लेने की एक अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी, क्योंकि हमें पता है क्राउड क्या गलती कर रहा होगा।
देखिए एक चीज इसमें मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पता होने में और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको पता होता है कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके इमोशंस इतने ओवर पावरिंग होते हैं उस समय कि आप रुक नहीं पाते। तो इसमें देखिए अपने इमोशन पर काबू रखना ये किताब पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन किताब पढ़ने से ये समझ आ जाएगी कि सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद जब आप करने बैठेंगे तो इट विल रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। तो ट्रेडिंग आती है बाय ऑब्जर्विंग पीपल, तो इसके लिए पूरा एक अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए और उस तरह से ट्रेडिंग सीखी जाती है। तो इसमें जो प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करेंगे ट्रेडिंग नहीं आएगी, लेकिन आपको समझ आ जाती है। तो इसलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब पढ़ना, जितनी जानकारी हो उतनी हासिल करें और बहुत अच्छे सोर्सेज से जानकारी लें। देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के समय ये है कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। तो एक नए ट्रेडर के लिए संघर्ष ये है कि उसने मान लीजिए एक यूट्यूब वीडियो देखा और उसको लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा कुछ बता रहे हैं, लेकिन उसका बेसिस क्या है, उसको क्या बैक टेस्ट करके किसी ने देखा है, तो अब आप रियलाइज करते हैं कि नहीं ये बहुत गलत है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो सही सोर्स से होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। उसकी आपको तस्दीक खुद करनी पड़ेगी। हर चीज़ जो लॉजिकल लगती है वो ज़रूरी नहीं है काम करे, और हर चीज़ जो काम करती है वो ज़रूरी नहीं है लॉजिकल लगे। बिल्कुल ठीक, राइट सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर एंटायरली, बड़ा मज़ा आया, कहाँ समय बीत गया पता ही नहीं। बिल्कुल थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट पॉडकास्ट के एपिसोड में आप किसको देखना चाहोगे। इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट को भी आप देख सको। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको पता होगा ब्रोकरेज एक बहुत ही बड़ी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है। आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स ब्रोकरेज के अंदर चले जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया है एम स्टॉक्स। एम स्टॉक्स आपको सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा किसी भी कैटेगरी के अंदर ट्रेड करने के लिए। सबसे कम इंटरेस्ट के ऊपर आपको एमटीएफ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। पिछले 10 महीने के अंदर एम स्टॉक्स में 60 लाख से ज्यादा यूजर्स ने साइन अप किया है। 73% से ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स हैं यहाँ पर। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एम स्टॉक्स के आपको डाउनलोड करो, वहां पे साइन अप करो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो।